गुड मॉर्निंग क्लास 5। टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 8। हम लोगों ने चैप्टर 7 किया है और चैप्टर 9 किया है। चैप्टर 7 में वी हैव रेड अबाउट क्रिस्टोफर कोलंबस एंड चैप्टर 9 वी हैव रेड अबाउट वास्को डी गामा। बहुत डिटेल में पढ़ा है, रूट मैप देखा है, कौन से एरियाज़ को उन्होंने डिस्कवर किया था, वॉयजेस के बारे में पढ़ा है और काफ़ी डिटेल में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, रीडिंग वीडियो भी, समरी वीडियो भी दोनों शेयर किया है। कुछ बच्चे इसको अच्छे से देखते नहीं, आप देखिए बार बार देखिएगा। रीडिंग वीडियो को आप जब देखेंगे तो उससे वर्ड मीनिंग्स आपको पता चलेगा। यू कैन राइट दोज वर्ड्स एंड द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स इन योर कॉपी। चैप्टर वाइज आप उसको नोट डाउन करें। उसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूँ तो यू हैव टू राइट दोज क्वेश्चंस इन योर कॉपी। अदरवाइज आप सिर्फ आंसर लिखते हैं कुछ बच्चे, तो आपके पास क्वेश्चन ही लॉस हो जाएगा। हाउ विल यू रिवाइज? तो यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस, देन यू हैव टू राइट द आंसर्स। अब ये चैप्टर है 8 एंड चैप्टर 11। दो चैप्टर है, ये आर्टिस्ट के बारे में है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 8 लियोनार्डो डा विंची के बारे में है और चैप्टर 11 जो है माइकल एंग्लो के बारे में। उससे पहले चैप्टर 10 है, लेकिन पहले हम लोग चैप्टर 8 पढ़ लेंगे एंड चैप्टर 11 पढ़ लेंगे, उसके बाद चैप्टर 10 पढ़ेंगे, तो हमारा ऑर्डर में हो जाएगा। फिर हम एक तरह के लोगों के बारे में एक साथ हम जान पाएंगे। तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में जो आर्ट है, अभी आर्ट मतलब द वे वी डिज़ाइन आर बिल्डिंग्स, द वे वी वियर आर क्लोथ्स, ये सब भी आर्ट का ही है। ये आर्ट, हमारा फ़ोन कैसे, ये भी फ़ोन डिज़ाइन होता है, हमारा मोबाइल। आप देखिएगा एप्पल का फ़ोन कितना ज़बरदस्त होता है। साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है, मतलब कितना स्लिम होता है और कितना ज़्यादा फंक्शंस होता है। दिस इज़ ऑल्सो एन आर्ट, कि आप किसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आपके पास जो सॉल्यूशन है। तो आर्ट एंड साइंस का मिक्स है ये। कितनी अच्छी तरह से बिल्डिंग होती है, तो बिल्डिंग में साइंस होता है, स्पेशियस कितना हो, प्लेस का यूज़ कितना हो, फिर वो कितनी खूबसूरत लगे। तो इट इज़ बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो डिज़ाइनिंग जो है वो सारा आर्ट का पार्ट है। तो अभी जो बिल्डिंग्स डिज़ाइन हो रही हैं, जो कपड़े डिज़ाइन हो रहे हैं, जो चीज़ें साइंटिफिक जो थिंग्स हैं जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, वॉट एवर वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, वो जो बन रही हैं तो वो साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है। तो जब दुनिया में ये फैक्ट्री बनना शुरू हुई, साइंस पढ़ना शुरू हुआ, तो उस वक्त दो आर्टिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को, मॉडर्न वर्ल्ड को, यूरोप को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और बहुत ज़्यादा लोगों ने उनसे सीखा। और वो जो आर्ट है वो धीरे धीरे प्रोपेगेट करके घूमते हुए हमारे एरियाज़ में भी आया जब ब्रिटिश यहाँ पर आए। उसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो वो जो आर्ट है जो अभी चल रहा है, जिस तरह की डिज़ाइनिंग चल रही है, पेंटिंग्स होती है, स्कल्पटिंग होती है, और द आर्ट दैट इज़ लिंक टू साइंस, इसके जो फादर आप कह सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, उस फादर मीन सबसे बड़ा फिगर जिससे सबसे ज़्यादा लोगों ने सीखा। इफ़ यू कैन टेल द नेम इज़ द नेम ऑफ दैट पर्सन, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज़ लियोनार्डो डा विंची। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद एक माइकल एंग्लो का आर्ट है और ये यूरोप से ट्रैवल करता हुआ, इटली से ट्रैवल करता हुआ हम तक पहुंचा है। तो इसमें काफ़ी डिटेल में उनके बारे में दिया हुआ है, लियोनार्डो डा विंची के बारे में। चैप्टर 8 है लियोनार्डो डा विंची। अब ये विंची में था, इटालियन है, तो इसमें इस तरह का वर्ड होता है। विंची भी बोलते हैं और विंची भी बोलते हैं। तो लियोनार्डो है विंची का लियोनार्डो, ठीक। तो ये है इटली में और इनके बारे में लिखा हुआ है अ यूनिवर्सल जीनियस। इनका जो टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बुक में, यूनिवर्सल जीनियस। यूनिवर्सल जीनियस मतलब हुआ मल्टीपल फील्ड में, बहुत सारे फील्ड में जीनियस होता है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, वेरी वेरी ब्रिलियंट, कोई बहुत तेज़ हो, बहुत ज़हीन हो, एक्सेप्शनल हो, उसको बोलते हैं जीनियस। यूनिवर्सल मतलब होता है मोर देन वन फील्ड, मतलब काफ़ी सारे, जहाँ पे भी, जिसमें भी फील्ड में ये गए वहाँ पे जीनियस की तरह, वहाँ एक्सेप्शनल वर्क किए। कुछ लोग होते हैं आता सब कुछ है लेकिन ठीक से कुछ भी नहीं आता है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें इनको आती थी और सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आती थी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस पर्सन। और ये मोर देन 100 ईयर, सेंचुरीज, 1400 के आसपास इनका, आपका 1452 में इनका बर्थ है और 1472 में इन्होंने एक्चुअल आर्ट शुरू किया। और उसके बाद से लेके अभी तक, आप 2020 आ गया है, इनका बहुत मेजर इन्फ्लुएंस रहा है दुनिया में। बहुत सारे लोगों ने इसको सिखाया, इनसे सीखा है। तो यूनिवर्सल कहा जाता है, दो फील्ड है दुनिया में, एक आर्ट है और एक साइंस है। साइंस में बात होती है लॉजिक्स की बात होती है, मेथड्स की बात होती है, प्रोसेसेस की बात होती है,
जैसे आप पानी बरसा तो क्यों बरसा, रीजंस खोजते हैं हम लोग। और फिर वाटर बॉयल कैसे हो गया, फिर 100 डिग्री पे हम लोग उतने टेम्परेचर को देकर फिर देखते हैं कि एक्चुअली में वैसा हो रहा है। तो ये साइंटिफिक मेथड है, इसके बारे में 7 में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट आर साइंटिफिक मेथड्स। लेकिन आम तौर पे हम लोग साइंस और आर्ट को बिल्कुल अलग अलग समझते हैं कि आर्ट हो गया पढ़ना लिखना हो गया, ड्राइंग पे हम लोग तो सिर्फ आर्ट का मतलब समझते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग इज़ आर्ट। वो आर्ट का बहुत ही एक छोटा सा फाइन आर्ट्स का एक रूप है, एक शक्ल है, एक फॉर्म है। आर्ट इज़ ये आपका बिल्डिंग डिज़ाइन हो रहा है, आपका हेयर डिज़ाइन हो रहा है, आपके क्लोथ्स डिज़ाइन हो रहे हैं, ये सब आर्ट है। आप किसी भी काम को अच्छे से करें, सुलझे हुए तरीके से करें। अच्छे से खाना भी एन आर्ट है। आप देखिएगा किसी आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाइएगा तो आपको बहुत अच्छे से वो सर्व करेंगे, उनका सेटिंग्स बहुत अच्छा होता है, उनका वो जो वेटर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से आपको बहुत सजा कर फूड को लेकर आते हैं, और ग्लासेस बहुत अच्छे से होता है, नैपकिन्स बहुत अच्छे से रखा होता है, फिर सौंफ भी बहुत अच्छे से सर्व करते हैं, वो बिल भी बहुत अच्छे से। दैट इज़ एन आर्ट। मतलब एक तो होता है कहीं बैठ के किसी भी तरह खा लिए, आमतौर पे हम लोग करते हैं बिहार में, चलता है सब चीज़। एक होता है उसको बेहतरीन तरीके से करना, बेस्ट मैनर में। तो बेस्ट मैनर जहाँ भी किसी काम को करने का लाते हैं, दैट इज़ साइंस और समथिंग एल्स, रिलीजियन, कहीं पे भी आप बेस्ट वे में अगर कोई चीज़ को करना चाहते हैं तो वो आर्ट का आपको यूज़ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू यूज़ द आर्ट। साइंस हो गया कि आप चीज़ों को कॉजेज़ को समझना, हाउ वाई समथिंग हैपन्स, हाउ इट हैपन्स, ये सब समझते हैं हम लोग। आमतौर पे इन दोनों के एक्सपर्ट्स अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं। साइंस का साइंटिस्ट वगैरह होते हैं और आर्ट के वो डिज़ाइनर्स होते हैं, ये अलग आमतौर पे मिलते कम हैं, जबकि दोनों एक दूसरे का खूब फ़ायदा उठाते हैं। आम जिंदगी में यह है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों काफ़ी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं। लियोनार्डो डा विंसी के बारे में बोला जाता है कि ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एज वेल, ही वॉज बोथ। दैट इज़ वाई इज कॉल्ड यूनिवर्सल जीनियस। ये जो हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक ही जगह, ये कॉम्प्लीमेंट दोनों चीज़ एक ही जगह जमा हो गई थी। तो ये इनको कहा जाता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स ऑफ दिस, ये 200-300 साल में जो दुनिया में आए हैं उसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स इनको कहा जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्ट और साइंस ये हो गया कि क्या इसमें डिफरेंसेस है। अब मॉडर्न यूरोपियन आर्ट और हमारे यहाँ जो आर्ट है इस्लामिक आर्ट, आमतौर पे हम लोग स्कल्पटिंग नहीं करते हैं। जो फैला इस्लामिक आर्ट जो फैला इससे पहले, उसमें था कि ज्योमेट्रिकल शेप्स था, और हम लोग लिविंग थिंग्स का, एनिमल्स का और ह्यूमन बींग्स का पिक्चर्स नहीं मिलेगा, उसका स्टैचूज़ नहीं मिलेगा, पोर्ट्रेट्स नहीं मिलेगा। लेकिन इनके यहाँ वो सब है, क्योंकि ग्रीक और रोमन में वो सब चलता था। ये लोग स्कल्पटिंग करते हैं, मतलब कार्व करके स्टैचूज़ बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, और फिर पेंटिंग में भी ये लोग खूब यूज़ करते हैं एनिमल्स का और ह्यूमन बींग्स का। तो ये क्रिश्चियन फेथ से इंस्पायर्ड हैं, मतलब इनकी पेंटिंग्स में क्रिश्चियन फेथ बहुत ज़्यादा झलकती है, क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत। तो और फिर बाद में यूरोप में एक चीज़ हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा साइंस लोग पढ़ने लगे थे, वो भी इनकी पेंटिंग में, इनके वर्क में, इनके साइंटिफिक वर्क में दिखती है। तो अब हम लोगों को इसमें देखना है कि इनका पेंटिंग में कितना वर्क है, प्लस इनका साइंस में कौन कौन सा वर्क है। तो ये 4-5 चीज़ें इसमें दी हुई है, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कवर कर लेंगे, देन आई विल शेयर विद यू द रीडिंग वीडियो। अब इसमें आर्ट में इनकी बहुत ज़बरदस्त मास्टरपीस है लास्ट सपर, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और एक पढ़ेंगे हम लोग मोनालिसा के बारे में। तो वी विल रीड अबाउट लास्ट सपर, वी विल रीड अबाउट मोनालिसा। तो ये इनका मास्टरपीसेस है। मास्टरपीस मतलब एक पीस इन्होंने बना दिया जो अभी तक मतलब वन ऑफ द बेस्ट पीसेस में नाम आता है। ये एक पोर्ट्रेट है, अभी हम लोग पढ़ेंगे पोर्ट्रेट क्या होता है, और इट्स अ म्यूरल, ये एक म्यूरल है। बहुत पेंटिंग है, इस पेंटिंग को बोलते हैं म्यूरल, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। तो अभी हम देखेंगे पोर्ट्रेट क्या किसको बोलते हैं, म्यूरल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे, कब आर्टिस्ट बने, कब इन्होंने साइंस में वर्क किया, किनके साथ काम किया, कब ये पैदा हुए, कहाँ इंतकाल किए, कहाँ कहाँ गए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके अर्ली लाइफ और इनका अर्ली लाइफ, इनका बर्थ। तो लियोनार्डो डा विंसी 1452 में पैदा हुए हैं, ये बॉर्न है, बर्थ है इनका सी में। तो आप देख लीजिए आज से कितने साल पहले, 500-600 साल पहले हो गए। एंड कहाँ पैदा हुए हैं, तो एक जगह है विंसी,
वहाँ पैदा हुए हैं इटली में। इटली इज़ अ कंट्री, वहीं पे है, नियर फ्लोरेंस। फ्लोरेंस एक जगह है, फ्लोरेंस के पास इनका एक गांव है विंसी, वहाँ पे ये पैदा हुए हैं। इनके फादर जो थे वो नोटरी थे और इनकी मदर एक पीजेंट थी। पीजेंट मतलब होता है फार्मर और नोटरी मतलब होता है वकील, जो होते हैं ना, जो उसी के तरह के लोग जो स्टैंपिंग वगैरह करते हैं। आप जाइएगा, कोई आपको डॉक्यूमेंट बनाना, लीगल डॉक्यूमेंट, आपने किसी से को ज़मीन खरीदा या किसी को पैसे दिए, 5,000 रुपीज़ आपने दिया, आप चाहते हैं कि कहीं पे उसको ऐसा लिख दें ताकि कल को ये मुकरे नहीं कि मैंने पैसा नहीं लिया था, कोर्ट में भी एडमिसिबल हो जाए, कोर्ट भी इसको मान ले, सब लोग इसको मान लें। तो वहाँ पे एक पेपर बनता है, तो वो नोटरी के पास बनता है, नोटरी के साइन से, जिसके सामने एक तरह का गवाह हो गया लीगल डॉक्यूमेंट बनाने का। वो बनाते हैं और वो ये बताते हैं कि इस आदमी ने से ये डीलिंग की है। तो इस तरह का पेपर बनाते थे, उससे कुछ पैसा आता था इनको अच्छा खासा। और मदर जो थी पीजेंट थी, फार्मर थी, फार्मिंग वगैरह करती थी, तो यहीं पे ये रहते थे। और बचपन से ही इनको आर्ट का बहुत शौक था, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पटिंग, इन सब चीज़ों का इनको शौक था और ये सब शौक पूरा करते रहते थे। तो बचपन में ही इनकी पेंटिंग होती थी, इनकी ड्राइंग, इनकी स्कल्पटिंग और भी चीज़ें जो करते थे आर्ट से रिलेटेड, लोग इनसे बहुत खुश होते थे, बहुत पसंद करते थे। तो ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट सिंस हिज चाइल्डहुड। तो ये इनकी चाइल्डहुड की कहानी है। ही वॉज बॉर्न इन विंसी इन इटली, इट्स नियर फ्लोरेंस। इटली एक कंट्री है यूरोप में। और फादर का नाम था, फादर इनके नोटरी थे, मदर पीजेंट थी, और ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट सिंस हिज चाइल्डहुड। ये अर्ली लाइफ के बारे में आपको बताने आएगा, तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद टीन एज, मतलब थोड़ा बड़े हो गए, 13-14 साल के, 15 साल के हो गए, टीन एज ईयर्स है, और ये 20 ईयर्स तक मान लीजिए, 14 से लेके 20 साल की उम्र जो होती है, ये टीन एज ईयर्स होती है। तो टीन एज में ये एज एन अप्रेंटिस वर्क करने लगे, काम स्टार्ट कर दिया इन्होंने एज एन आर्टिस्ट। अप्रेंटिस क्या होता है कि आप किसी का काम करते हैं तो वहाँ कुछ सीखने के लिए भी काम करते हैं और कुछ आपको खर्च के लिए पैसे भी मिल जाते हैं। जैसे मुझे सीखना है कंपाउंड्री, तो मैं किसी डॉक्टर के यहाँ रह गया, वहाँ उनके साथ कुछ पैसे भी मुझे मिल गए, 2-4 हज़ार रुपये वो दे रहे हैं, प्लस मैं उनके साथ काम भी सीख रहा हूँ। तो काम सीखने के लिए किसी के यहाँ रहना इस कॉल्ड अप्रेंटिस। उसमें जिनके यहाँ हम रहते हैं तो वो कुछ पैसे भी हमको दे देते हैं, स्टाइपेंड। ठीक, मेन पर्पस इज़ टू लर्न समथिंग। तो अप्रेंटिस एज अ वर्क करना शुरू किया वहाँ पे। एक बहुत बड़ी फ्लोरेंस में, एक बहुत बड़ी फ्लोरेंस शिफ्ट हो गई थी 1460 में। इनकी फैमिली जो है दे शिफ्टेड टू फ्लोरेंस, और फ्लोरेंस में इनकी पढ़ाई हुई। तो 1460 में इनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी फ्लोरेंस में। विंसी से फ्लोरेंस चले गए थे वो लोग, जैसे गांव से अर्रिया आ जाते हैं ना लोग, वहाँ पढ़ाई किए। तो उसके बाद एज एन अप्रेंटिस वर्क करना शुरू किया। एक वहाँ फ्लोरेंस की, उसका नाम था एंड्रिया डेल विरोक्यो। देखिए नाम सब ऐसा ही, आपको इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एंड्रिया डेल विरोक्यो, एंड्रिया डेल विरोक्यो। ही वॉज अ लीडिंग फ्लोरेंटाइन पेंटर एंड ही स्टार्टेड वर्किंग इन दिस स्टूडियो। उनका स्टूडियो था, उनका वर्कशॉप था बहुत बड़ा। उस वर्कशॉप में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, और वहाँ पे कुछ पैसे भी मिल जाते थे। और वहाँ पे उन्होंने सीखा, वहाँ पे एक्चुअली में उनको आर्ट का पूरा डिटेल्स सीखने को मिला। वहाँ पे उन्होंने पेंटिंग सीखा, वहाँ पे उन्होंने बड़ा बड़ा एक्चुअली प्रोफेशनल पेंटिंग क्या होती है, जिसकी कीमत लगे, उसके ऑन डिमांड, इस तरह की पेंटिंग आपको करनी है। डिमांड पे भी पेंटिंग सबसे नहीं हो पाता, डिमांड पे पेंटिंग। फिर क्रिएशन ऑफ बिग स्कल्पचर्स। स्कल्पटिंग मतलब होता है कार्व करके, होता है चीजल एंड हैमर, छेनी हथौड़ा से काट के पत्थर का या ब्रॉन्ज का कास्टिंग करके एक अच्छा सा स्टैचू बनाना, इस कॉल स्कल्पटिंग। जैसे अब ये डस्टर मैं किसी पत्थर का काट के बना दूं, डस्टर के जैसा एक शेप, तो दैट विल बी कॉल्ड अ स्कल्पचर ऑफ अ डस्टर। जो लोग स्कल्पटिंग करते हैं उसको स्कल्प्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 वर्ड है, आप देख लीजिए। स्कल्पचर, ये जो चीज़ बनती है, स्कल्प्टर जो बनाता है, स्कल्पटिंग ये जो प्रोसेस होता है करने का, कास्टिंग करने का, या पत्थर से अगर आप बनाते हैं तो काटते हैं बारीकी से, छेनी हथौड़ी से, इस चेजल एंड हैमर से काटते हैं उसको। और अगर आप ब्रॉन्ज का बनाते हैं, मेटल का बनाते हैं, तो उसको कास्ट करते हैं, उसको ढालते हैं, पहले गर्म करते हैं, फिर उसको एक सांचे में डालते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉलिडिफाई होने देते हैं। तो ये वहाँ उन्होंने पेंटिंग सीखा, क्रिएशन ऑफ स्कल्पचर सीखा, और उन्होंने ये उनका काम लोगों को बहुत पसंद आने लगा।
एट द एज ऑफ, ये इस बेच में 14 से 20 साल की उम्र में ही, मतलब 10 से लेके आपको 12 और उसके बाद 2 साल और मान लीजिए इतने में। तो बाद में क्या किया इन्होंने, जब ये 1472 में 20 साल के हुए तो वहाँ पे एक ग्रुप था, ग्रुप को आर्टिस्ट वगैरह का ग्रुप, शायर वगैरह का ग्रुप होता है, तो उसमें जो अच्छे शायर होते हैं, अच्छे पोइट्स होते हैं, वो कोई लड़का है उभरता हुआ या कोई लोग होते हैं जो अच्छी शायरी करते हैं, उन्हीं को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं, उन्हीं को अपने साथ बैठाते हैं। कोई वीकली प्रोग्राम हुआ तो वहाँ किसी को भी नहीं बुला लेते हैं वो। तो दैट काइंड ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड गिल्ड। गिल्ड, GUILD, गिल्ड नहीं पढ़ना है, सो गिल्ड पढ़ना है, इट्स एन एसोसिएशन। ये एक ग्रुप होता है जो किसी भी अच्छे आर्टिस्ट का हो सकता है। तो यहाँ पे आर्टिस्ट का हो सकता है, पोइट्स का हो सकता है, ऑथर्स का हो सकता है। तो ये पेंटर्स का एक गिल्ड था वहाँ पे फ्लोरेंस में, उसका हिस्सा होना, उसके ग्रुप में बैठना बहुत बड़ी, बहुत इज्जत की बात मानी जाती थी। ये 20 साल की उम्र में ही उसमें उसका मेंबर इनको बना दिया गया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए, मतलब रिकॉग्नाइज कर लिया फ्लोरेंस ने कि लियोनार्डो इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, इसके पास कुछ अलग है, इसके पास कुछ नया है। तो ही वॉज रिकॉग्नाइज एज अ चाइल्ड, स्कूल में ही पता चल गया कि अच्छा आर्टिस्ट है। उसके बाद 20 साल के हुए तो उस शहर में पूरा पता चल गया कि ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो शुरू से ही इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था इनका। हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये इतने अच्छे आर्टिस्ट बन गए। तो ये अर्ली लाइफ हो गया एंड टीनेज ईयर्स हो गया। अब जब टीनेज ईयर्स में ये इतना फेमस हो गए और ये उसके फ्लोरेंटाइन के जो पेंटर्स गिल्ड है, उसके आर्टिस्ट गिल्ड है, उसके मेंबर बन गए। अब इनको लगा कि अब मुझे अपना पेंटिंग करना चाहिए, अपना स्टूडियो बनाना चाहिए, अपना कुछ वर्क करना चाहिए, होता है सो अपना शुरू कर लेते हैं अब। तो उस वक्त आर्टिस्ट के लिए वर्क शुरू करना बहुत मुश्किल था। अब जैसे एक स्कल्पटिंग करेगा वो, अब उसको पत्थर का एक बहुत अच्छा आइडिया है कि एक पत्थर को काट करके मैं बहुत अच्छा स्टैचू बना सकता हूँ, बहुत अच्छा शेप बना सकता हूँ, लेकिन पत्थर खरीदने का पैसा कौन देगा? वो चीज़ उतना अच्छा चीज़ेल, उतना अच्छा हथौड़ा, उसको ख़रीदने का पैसा कौन देगा? उसको सोच रहा था कि ब्रॉन्ज़ का मैं बहुत अच्छा वेपन बना सकता हूँ, लेकिन ब्रॉन्ज़ कौन ख़रीद के देगा? प्लस जितने दिन ये वर्क करेंगे दूसरा काम तो नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त उनको पैसा कौन देगा, उनका खर्चा कौन उठाएगा? उनके भी खर्चे हैं। तो उस टाइम में क्या होता था, बाद में भी राजा महाराजा क्या करते थे, पेट्रन बन जाते थे। पेट्रन मतलब होता है टू पे फॉर होल एक्सपेक्ट। किसी का, जैसे अब मैं आपका पेट्रन बन गया, तो इसका मतलब है कि मैं आपका, मुझे लगता है कि बहुत टैलेंटेड है ये लड़का, ये स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत अच्छा पेंटिंग्स करता है, तो मैं इसको पूरा सेटअप कर, या बहुत अच्छा मूवी बनाता है, मैं इसको पूरा सेटअप, सारा सामान वगैरह इसका ख़रीद के दे दूँ और ये उसमें वर्क करने दूँ, उसको टाइम दूँ पूरा, तो आई हैव बिकम योर पेट्रन। तो पेट्रन जो होता है वो पैसा देता है, फाइनेंस देता है, मॉनेटरी हेल्प करता है, ठीक है, रुपया देता है, पूरा असिस्टेंस देता है, ताकि जो आर्टिस्ट है वो अपना काम फ्रीली कर पाए। तो पहले के इसमें राजा महाराजा जो थे वो आर्टिस्ट को, हिस्टोरियंस को, लिखने वाले को, पेंटर्स को, सिंगर्स को पैट्रोनाइज करते थे, पैट्रन बन जाते थे उसके। तो लियोनार्डो डा विंसी चाहता तो बहुत कुछ था करना, आ भी गया था, फेमस भी हो गया था, बट ही हैड नो मनी, बट ही वांटेड टू वर्क, ही हैड आइडियाज़। तो वो सोचा कि किसी को पैट्रन बनाते हैं, पहले कोई मेरा खर्चा उठाए। तो पैट्रन बनाने के लिए बहुत लोगों से मिला, तो उनको लगा कि यहाँ पैट्रन जो बन सकता है, वहाँ का ड्यूक है मिलान का, ड्यूक ऑफ मिलान, उसका नाम है ल्यूडोविको स्फोर्जा, नाम है ल्यूडोविको स्फोर्जा। उन्होंने सोचा कि ड्यूक ऑफ मिलान को, वो वहाँ का जो हेड होता है पूरे मिलान, पूरे एक शहर का जो हेड होता है उसको बोलते हैं ड्यूक। तो कहा कि ये ड्यूक जो है वो जो समझिए कि रूल करता है उसको, तो ड्यूक से बात करते हैं, उसके पास तो बहुत पैसे हैं, काम भी बहुत है उसके पास, तो वो शायद मुझे हेल्प करे। तो 20 साल के बंदे को कोई कैसे हेल्प करेगा, सीरियसली कैसे लेगा जहाँ बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। तो इसने सोचा कि शायद ड्यूक ऑफ मिलान जो है मुझे सीरियसली नहीं ले, तो इसने एक लेटर लिखा बहुत अच्छा सा, और उसमें अपने बारे में लिखा कि हाय सर, डियर सर, आई एम लियोनार्डो, आई एम फ्रॉम विंसी एंड आई एम ए ग्रेट आर्टिस्ट एंड आई डू दीज काइंड्स ऑफ वर्क। आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, या मुझे पैट्रोनाइज कीजिए, मेरे लिए स्टूडियो सेटअप कर दीजिए, या मुझे अपने यहाँ जॉब पे रख लीजिए। ये इन्होंने जैसे एप्लीकेशन रिज्यूम बना के देते हैं ना, कोई जिसको आपको कहीं जॉब चाहिए तो आप बायोडेटा बना के देते हैं, मैं ये काम करता हूँ यहाँ कर, इस चीज़ में मुझे एक्सपर्टीज़ है, ये चीज़ मुझे अच्छे से आती है, मुझे अपने यहाँ काम पे दे दीजिए। तो जो लोग जॉब पे जाते हैं वैसे ही करते हैं। तो इन्होंने एक रिज्यूम बना के दिया, एक बायोडेटा बना के दिया, कि किसको दिया, ड्यूक ऑफ मिलान को। और उसमें जो उन्होंने अचीवमेंट लिखा, तो वो अचीवमेंट क्या क्या था वो हमको जानना। उन्होंने खुद से लिखा, लेटर लिखा, इन दिस लेटर, ये लेटर लिखा, इसको एड्रेस किया, उसमें लिखा कि 9 वॉर टाइम प्रोजेक्ट्स में मैं एक्सपर्ट हूँ। वॉर टाइम मतलब उस टाइम में
लड़ाइयाँ वगैरह बहुत होती थी, वेपन्स बनता था, कास्ट होता था आयरन का। तो बोला वॉर टाइम का प्रोजेक्ट्स है 9। क्या क्या है वॉर टाइम में? आप जा रहे हैं, आपकी फ़ौज जा रही है, अचानक बीच में नदी आ गया, तो अब उस पर पुल बनाना है, ऐसा पुल कि जो 3 महीने तक हमारे काम आए, फिर उसके बाद खोल लें। जैसे उधर बना हुआ है, आप बैरगाछी से आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक पुल बना हुआ है लोहे का, उसको बोलते हैं पोर्टेबल ब्रिज। तो बोला कि मैं बहुत अच्छा पोर्टेबल ब्रिज डिज़ाइन करवा सकता हूँ। तो आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस। 9 प्रोजेक्ट्स इन्होंने बताया कि ये वॉर टाइम लड़ाई के टाइम में ये चीज़ मैं हेल्प आपको कर सकता हूँ, कास्टिंग में, डिज़ाइनिंग में, मेकिंग में। उसके बाद उन्होंने बोला मैं शिप्स बना सकता हूँ, वॉर शिप्स, उसको डिज़ाइन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कैसे कैसे आप बनाइएगा उसको, एंड आई कैन डिज़ाइन बेस्ट शिप्स जो वॉर में आपको हेल्प करे। उसके बाद आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स होता है, व्हीकल्स नहीं पढ़ना है इसको, व्हीकल्स। आर्मर्ड मतलब होता है हथियार जिसमें लगा हो, जो प्लेन होता है जिससे बॉम्ब गिर रहा हो, उसको बोलते हैं आर्मर्ड। कोई जीप है जहाँ पे बंदूक भी लगा हुआ हो, तो फौज के पास होती है, पुलिस के पास होती है। तो बोला मैं उसको भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, आर्मर्ड व्हीकल्स। शिप्स डिज़ाइन कर सकता हूँ। पोर्टेबल मतलब होता है जब काम पड़े लगा दिए, और जब काम नहीं है फिर हटा के रख दिए, दैट इज़ कॉल्ड पोर्टेबल। ठीक है, टेम्प्रोरी जो है। उसके बाद बोला कि मैं ये बना सकता हूँ, कैटापल्स बना सकता हूँ, कैनन्स बना सकता हूँ, ये सब होता है, गन्स वगैरह, गन, रिवॉल्वर, इस टाइप की चीज़ें, टैंक्स, ये सब मैं बना सकता हूँ। तोप वगैरह, गोला फेंकने के लिए, बारूद फेंकने, ये सब जंग में काम आता है, ये सारी चीज़ें मैं बना सकता हूँ, इसीलिए मुझे एक मौका दीजिए। उसके अलावा उन्होंने और भी लिखा, उसके अलावा लिखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट हूँ। आर्किटेक्ट उसको बोलते हैं जो बिल्डिंग्स वगैरह डिज़ाइन करता है, नक्शा। तो मैं पब्लिक बिल्डिंग भी आपके डिज़ाइन कर दूंगा और प्राइवेट बिल्डिंग भी डिज़ाइन कर दूंगा। पब्लिक बिल्डिंग में हो गया स्टेडियम, हो गया हॉस्पिटल, हो गया कोई ऑफिस की बिल्डिंग हो गई, इसको भी मैं अच्छे से डिज़ाइन कर सकता हूँ। आप डिज़ाइन करने के बाद ही घर बनवाते हैं। आर्किटेक्ट जो है वो मैप बनाता है, घर का नक्शा बनाता है, कैसे आपको कौन सा रूम किधर निकालना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होता है। फिर खूबसूरती भी लाता है उसमें, आर्टिस्ट भी है ये, एक तरह का साइंटिस्ट भी है। तो पब्लिक बिल्डिंग भी बना सकता हूँ, प्राइवेट हो गया जैसे घर हो गया आपका, वो भी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो ये भी इसमें भी मैं एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आई कैन मेक प्रोजेक्ट्स टू ब्रिंग वाटर। अब शहर में पानी कैसे लाना है, पाइपलाइन कैसे बिछाना है, किधर से बिछेगी, अभी पानी लग रहा है बहुत जगह, अब वाटर वो घर के इसमें कनेक्शन जा रहा है ड्रिंकिंग वाटर का गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, कैसे आप बनाइएगा, कहाँ पे लगाइएगा टैंकी, फिर कैसे आप मिनिमम कॉस्ट में उसको अच्छे से सप्लाई कीजिएगा हर जगह, दैट आई कैन डिज़ाइन। उसके बाद उन्होंने बोला कि आई कैन स्कल्प्ट, मैं स्कल्प्ट कर सकता हूँ, मतलब मैं, आप बोलिएगा कि कोई अच्छा सा मूर्ति बना दो, स्टैचू बना दो, तो मैं पत्थर का भी, स्टोन्स को भी स्कल्प्ट कर सकता हूँ, ब्रॉन्ज को भी कर सकता हूँ, ब्रॉन्ज मतलब पीतल वगैरह वही बना सकता हूँ। उसके बाद इन्होंने बोला कि कुछ आपको पेंटिंग कराना है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ये 6-7 चीज़ थी जो इन्होंने लेटर में लिखा ड्यूक ऑफ मिलान लुडोविको स्फोर्जा को, अपने बारे में बताते हुए कि आई एम एक्सपर्ट इन मेनी वॉर टाइम प्रोजेक्ट्स। मैं पोर्टेबल ब्रिज डिज़ाइन कर सकता हूँ, बनवा सकता हूँ, शिप्स बनवा सकता हूँ, आर्मर्ड व्हीकल्स बना सकता हूँ, कैटापल्स, गन्स, ये सब डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो मैं आपके बहुत काम का हूँ, मैं बहुत अच्छा आर्किटेक्ट हूँ, आपको एक ही आदमी ये सब काम भी करवा देगा, बिल्डिंग भी डिज़ाइन करवा दूंगा। मैं अच्छा वाटर का कनेक्शंस कैसे आप दें, कैसे पाइपलाइंस बिछाएं, वो भी मैं बना सकता हूँ, उसका भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, उसका भी प्लान तैयार कर सकता हूँ, स्कल्प्टिंग कर सकता हूँ, ब्रॉन्ज में भी कर सकता हूँ, स्टोन का भी कर सकता हूँ, दोनों अलग अलग प्रोसेस है। उसके बाद पेंटिंग भी कर सकता हूँ। इतना सारा काम आपको एक आदमी करके देगा, तो आप उसको क्यों नहीं रखिएगा। तो लुडोविको स्फोर्जा था, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद लेटर, और उसने फाइनली उसको जॉब पे रख लिया। 1482 में इनको जॉब पे रख लिया गया, इन्होंने इनको जॉब दे दिया। उसका नाम था प्रिंसिपल, ये जॉब मिला, अब ये पूछा जाएगा, प्रिंसिपल मिलिट्री इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, ये इनको पोस्ट दिया गया। प्रिंसिपल मतलब होता है मेन, प्रिंसिपल मिलिट्री इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, इस चीज़ का जॉब मिला। अब इसको पूरी, इनको ये सब काम दे दिया गया। जब मिलिट्री का कोई भी इक्विपमेंट होगा उसमें इंजीनियरिंग कैसे होगी, ड्राइंग कैसे होगी, कैसे वो कंस्ट्रक्ट होगा, प्लान बनाना, ये सारा काम इनका हो गया। तो एक अच्छा काम मिल गया, अच्छा खासा इनको पैसा वगैरह मिलने लगा। तो पहला पैट्रन इनका कौन हुआ, लुडोविको स्फोर्जा, ड्यूक ऑफ मिलान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मिलान में जब ये पैट्रन बन गए, स्टूडियो वगैरह सेटअप हो गया, तो उन्होंने क्या क्या बनाया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई। वहाँ उन्होंने अपना कुछ स्पेशल पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया। तो मिलान में जो पेंटिंग है वो हम लोग देखते हैं क्या क्या बनाए हैं।
इसमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू ल्यूडोविको स्फोर्जा, तो आप ये वाला जो पॉइंट्स मैंने अभी बताया वो आप लिखना। अब है कि मिलान में, मिलान डेज, ये मिलन नहीं पढ़ना है, इसको मिलान पढ़ना है। तो मिलान में और क्या क्या बनाया, तो मिलान में बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग इन्होंने बनाई, मैडोना ऑफ द रॉक्स। इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा ये पेंटिंग में क्या है। पेंटिंग बस आप याद रखिए, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। ये दो पेंटिंग बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बनाई है जो सेव हो गई है, जिसका फ़ोटो आपके बुक में भी दिया हुआ है। अब ये जो पेंटिंग, आमतौर पे लियोनार्डो की खास बात थी, व्हेनेवर ही स्टार्टेड पेंटिंग, बहुत लॉन्ग टाइम लेते थे। ये पूछा जाता है, बहुत लॉन्ग टाइम लेते थे। इट टुक अ लॉन्ग टाइम, लंबा, मतलब स्टार्ट कर देते तो लगता था कि आप कभी फिनिश ही नहीं करेंगे। ये इनका मेथड था। ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू पेंट वन पीस, काफ़ी टाइम लगता था। तो ये उनका एक बहुत, दो पेंटिंग बहुत फेमस स्टार्टिंग में उन्होंने बनाया। उसके बाद एक पेंटिंग है जो बहुत फेमस है, जो मिलान डेज में इनका बना है। इसके बारे में एक क्वेश्चन आता ही आता है, बिल्कुल आना ही आना, और जिसने लियोनार्डो डा विंसी को पढ़ा है उसने इस पेंटिंग का नाम सुना, लास्ट सपर। खाने को बोलते हैं डिनर, आपने देखा होगा, डिनर होता है, दिन के खाने को लंच बोलते हैं, रात के खाने को डिनर या सपर बोलते हैं। तो ये खाने की बात हो रही है। यहाँ पे आप देखिएगा वो पेंटिंग आपको दिया हुआ है पेज नंबर 53 पे, जो पेज टॉप पे दिया हुआ है, टेबल लगा हुआ है, और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट बैठे हुए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, और उसके 12 डिसिपल्स बैठे हुए हैं। बड़ी सी पेंटिंग है ये, छोटी मोटी पेंटिंग नहीं है। ये पेंटिंग है, इसकी बहुत तारीफ होती है इस पेंटिंग की। इसको कहा जाता है मास्टरपीस। मास्टरपीस मतलब वन पीस, मतलब एक अलग तरह का पीस, जैसा कोई नहीं बना पाया दूसरा। तो उसने बनाया, उस पेंटिंग का नाम है लास्ट सपर। अब इसमें कहानी है, उस कहानी को वो पेंटिंग डिपिक्ट कर रहा है। तो पहले तो बता देते हैं कि वो पेंटिंग क्या है। इट्स अ म्यूरल। क्या है ये? म्यूरल। म्यूरल मतलब होता है पेंटिंग डन ऑन अ वॉल। दीवार है ना, जैसे घर की ये दीवार है, इस पे वॉल है, इस पे मैंने कोई पेंटिंग किया, कोई अच्छा सा बनाया, तो दैट विल बी कॉल्ड अ म्यूरल। इस दीवार पे बना दिया, आप अपने घर के वॉल पे कोई अच्छा पेंट बना दो तो दैट इज कॉल्ड म्यूरल। तो इट्स अ म्यूरल, ये बना हुआ है एक बहुत बड़े दीवार पे। कितने बड़े दीवार पे बना हुआ है? तो वो आपको लिखा हुआ है 15 इंटू 29 फीट। 29 फीट और 15, आप लंबाई अगर इसको ले लें 29 फीट, तो मतलब आप देख लीजिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बड़ा रूम हो जाएगा ये, बहुत बड़ा। आपके क्लासरूम में उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। और 15 चौड़ाई है। तो इतने बड़े दीवार पे, खूब लंबा चौड़ा दीवार पे ये पेंट बना हुआ है। तो इसको बहुत टाइम लगा होगा बना, छोटा सा पेंटिंग कहीं नहीं बना हुआ है, बहुत लंबे चौड़े दीवार पे बना हुआ है। आप फीट नापिएगा, 1 फीट कितना होता है, आपका जो स्केल होता है वो छोटा 6 इंच का होता है, वो 2 आप मिलाइएगा तो 12 इंच हो जाएगा, 12 इंच, तो 1 फीट हो जाएगा। ऐसा हो गया 29 फीट और 15 एक लंबाई है और ये चौड़ाई है। इतना लंबा चौड़ा बड़ा सा वो रेक्टेंगुलर शेप में वो पेंटिंग बना हुआ है, दीवार पे बना हुआ है। और किसकी दीवार पे बना हुआ है? तो वहाँ पे एक चर्च है, मोनास्ट्री बोलते हैं, जहाँ पे जो रिलीजियस लोग रहते हैं, उसका नाम है सेंटा मारिया डेले ग्रेजी, याद होना चाहिए। सेंटा मारिया डेले ग्रेजी मिलान में एक मोनास्ट्री है। इस मोनास्ट्री के ये याद होना चाहिए सब पॉइंट्स। इस मोनास्ट्री के वॉल पे ये 15 इंटू 29 फीट का एक म्यूरल बना हुआ है। और इस पेंटिंग में कहानी है। अब इस पेंटिंग में कहानी है वो भी आता है कि इस पेंटिंग में आखिर सीन क्या है, क्या दिखाया गया है। तो इस पेंटिंग में एक तो दिखाया गया है जीसस क्राइस्ट को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। उसके बाद 12 डिसिपल्स को दिखाया गया है, खाने के टेबल पे बैठे हैं, लास्ट सफर इसीलिए नाम पड़ा है। दे आर सिटिंग ऑन अ टेबल, चेयर पे, टेबल पे के पास बैठे हुए हैं। और उसमें एक सीन है जिसमें अलग अलग इमोशंस दिखाया गया है। और ये किस वक्त का सीन है कि जीसस क्राइस्ट ने इस सफ़र में अचानक से ये बात बोली है कि ये जो तुम लोग जो मेरे साथ 12 सपोर्टर्स बैठे हो, डिसिपल्स मतलब उनके शागिर्द बैठे हुए हो, सुबह होते होते वन ऑफ यू विल बिट्रे मी। बिट्रे मतलब होता है धोखा देना, तुम में से एक जो है मुझे धोखा देगा। ये अपने जो साथी हैं उनको बैठा के बोल रहे हैं ये कि तुम में सुबह होते होते वन ऑफ यू विल बिट्रे मी, धोखा दे दोगे।
तो अब ये जो सुना है, तो डिसिपल्स के चेहरे पे अलग अलग तरह का एक्सप्रेशन आ गया। जैसे सुना है ये बात, तो 3 तरह का एक्सप्रेशन है जो इसमें दिया हुआ है, एंगर, शॉक, हॉरर। हॉरर मतलब होता है डर, जो धोखा देगा उसके चेहरे पे डर आ गया होगा। कोई शॉक्ड है कि अगर ऐसा भी हो सकता है, आपके डिसिपल में कोई आपको धोखा दे सकते हैं। बहुत लोग गुस्सा हैं कि कौन धोखा दिया है, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो 3 तरह का एक्सप्रेशन है। तो वो जो 12 लोग बैठे हुए हैं उनके चेहरे पे अलग अलग तरह का एक्सप्रेशन है, अलग अलग तरह का भाव है। उसके बाद जीसस क्राइस्ट को दिखाया गया है, जो ईसा इस्लाम है, कि वो उनको दिखाया गया है कि ये काम है, बहुत शांत बैठे हुए हैं, ये ना गुस्सा है, ना शॉक्ड हैं, ना ये डरे हुए हैं। ही इज सिटिंग कामली। जो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस पेंटिंग। तो अब ये पॉइंट्स लिखने आएगा। इट्स अ म्यूरल, इट्स अ 15 × 29 फीट ऐसा रेक्टेंगुलर पेंटिंग है ये, ठीक है। एंड मोनास्ट्री कहाँ पे है ये? सेंटा मारिया डेले ग्रेजी, मिलान में, इटली में है। आप अभी भी जाके देख सकते हैं। मोनास्ट्री है एक, वहाँ पर ये इसके वॉल पे बना हुआ है। म्यूरल इज़ डन ऑन अ वॉल। और उसमें सीन क्या दिखाया गया? जीसस क्राइस्ट हैं, उनके डिसिपल्स हैं, शागिर्द हैं, टेबल पे बैठे हुए हैं लोग, टेबल के आसपास अराउंड। और उसमें जीसस क्राइस्ट ये बात बोलते हैं कि बिफोर मॉर्निंग वन ऑफ यू विल बिट्रे मी, धोखा दे दोगे तुम में से एक मुझे। तो जो लोग बैठे हुए हैं उनके चेहरे पे या तो गुस्सा है, एंगर है, या तो शॉक्ड हैं कि ऐसा कोई कर सकता है, ताज्जुब कर रहे हैं, या फिर डर गए हैं कि कौन ऐसा जो किया होगा वो डरा हुआ होगा। और जीसस क्राइस्ट को दिखाया गया है काम। तो ये पेंटिंग है बहुत बड़ी, और आपके इसमें बुक में भी दिया हुआ, आप इसको देखिएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मास्टर पीसेस ऑफ लियोनार्डो डा विंसी। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद इनके एक स्कल्पटिंग की बात करते हैं, स्कल्पचर की। तो उसके बाद इन्होंने एक स्कल्पचर बनाया जिसको बोलते हैं ग्रैंड कैवेलो। इसके बारे में दिया हुआ है, इट्स ए स्कल्पचर। ये कंप्लीट नहीं हुआ था। ये जो एक घोड़ा है, हॉर्स है, ये आपको पिक्चर भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इट्स अ हॉर्स। अब इस हॉर्स का एक स्कल्पटिंग बनाना था, मतलब लाइफ साइज मतलब होता है जितना बड़ा हॉर्स होता है, बिल्कुल वैसा ही एक स्टैचू बनाना था, बड़ा सा मूर्ति बनाना था। और ये बनाना था ब्रॉन्ज का, पीतल का बनना था। तो पहले कास्टिंग होता है पीतल का, पहले आप उसको बनाते हैं, मिट्टी का बनाते हैं, टेराकोटा का बनाते हैं, और उसके बाद उस पर कास्टिंग करते हैं। तो ब्रॉन्ज का बनना था। इसके लिए 17 टन ब्रॉन्ज जो है इनको सप्लाई किया गया। ड्यूक ऑफ मिलान जो है उन्होंने दिया कि 70,000 किलो, 1 टन में 1000 kg होता है, 17,000 kg ब्रॉन्ज दिया गया कि एक लाइफ साइज्ड स्टैचू ऑफ हॉर्स आप बनाइए। तो जब तैयारी सारी हो गई, तो इस बीच में फ्रांस से लड़ाई हो गई, इटली की, फ्रांस एंड ये मिलान में, इटली में लड़ाई हो गई, वॉर हो गया। तो ये 17 टन्स जो है, इसको अचानक से बोला कि नहीं, इसका अभी हम लोग ग्रैंड कैवेलो हॉर्स नहीं बनाएंगे, इसका वीपन्स बना दो, वीपन्स कास्ट कर दो। कास्टिंग मतलब होता है उसको ढालना, इस कॉल्ड कास्टिंग। जैसे आप लोहे का कोई सामान बनाते हैं तो पहले उसको गर्म करते हैं, जब वो थोड़ा लूज़ हो जाता है फिर उसको बनाते हैं, जैसा मोड़ना है मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, फिर उसके बाद ठंडा होने देते हैं, तब वैसा ही वो कड़ा हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड कास्टिंग। बर्तन मिलता है पीतल का, वो भी कास्टिंग के थ्रू बनता है। तो बोला कि इसको स्टैचू मत बनाओ, स्कल्पचर मत बनाओ, इसको क्या करो, वीपन्स बना दो। तो ये घोड़ा जो बनना था, तो घोड़ा का अभी आधा काम किया था इन्होंने। पहले इन्होंने उसका एक टेराकोटा का और इसका मिट्टी का जो होता है, इसका एक बना दिया था इन्होंने स्टैचू, जिसके ऊपर कास्टिंग होनी थी। इतना काम कर दिया था, ठीक। उसके बाद ये काम हो जाना था, उससे पहले ही वॉर छिड़ गया। तो वीपन्स, ये सारा ब्रॉन्ज जो है वीपन्स बनाने चला गया। तो अब बाद में ब्रॉन्ज बचा नहीं। ये वाला स्टैचू जब फ्रांस घुसे मिलान में, फ्रेंच, तो ये वाला स्टैचू घोड़ा का जो मिट्टी और इसका बनाया हुआ था उन्होंने, टेराकोटा का, ये सब का मिला के, वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। वो जो वहाँ पड़ा हुआ था, तो फ्रांस एक दिन मिलान में ये निकले लियोनार्डो डा विंसी घूमने के लिए, देखे कि जहाँ पे स्टैचू रखा हुआ है इन्होंने वो बनाया हुआ है कि जिसके ऊपर कास्टिंग होनी थी, इतनी मेहनत से बनाया था, वहाँ पे फ्रेंच जो आर्मी वाले हैं वो टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। टारगेट प्रैक्टिस मतलब गोली चला के उसमें देख रहे हैं कि चलो निशाना सही बैठता है कि नहीं। टारगेट प्रैक्टिस मतलब वही हुआ, निशाना बैठाना। इतने मेहनत से एक चीज़ बनाई और उस पर ये लोग जाके निशाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, निशानेबाजी कर रहे हैं, टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे इसको बहुत दुख हुआ, ही वॉज वेरी हर्ट
उसको बहुत बुरा लगा कि इतना अच्छा मैंने आर्ट बनाया है, स्कल्पचर बनाया है, एंड पीपल आर डूइंग टारगेट प्रैक्टिस ऑन दैट। ही वॉज वेरी हर्ट एंड ही लेफ्ट मिलान। उन्होंने मिलान को छोड़ दिया और वापस चले गए फ्लोरेंस। इस गुस्से में, इस दुख में ये, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ग्रैंड कैवेलो। तो ग्रैंड कैवेलो वॉज ए स्कल्पचर, इट वॉज proposed टू बी बिल्ट बाय लियोनार्डो डा विंची। It was a statue of a horse, a sculpture of a horse, which was to be made with bronze. Bronze से बनना था। 70 tons of bronze was provided to him, but that bronze was used for weapon casting because of the war with France. So ultimately, only this statue was ready. It could not be casted in bronze. And after the French came into Milan, they the soldiers were using that statue for that sculpture for target practice, for निशानेबाजी का practice करने लगे थे। Leonardo da Vinci on seeing this was very hurt, he was very angry, he was very hurt, so in disgust he left Milan and went back to Florence। ये वापस चले गए, उनको बहुत गुस्सा हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं कि फ्लोरेंस में अब इन्होंने क्या किया। यहाँ पे इनका एक पैटर्न था लुडोविको स्फोर्जा, अब वो चला गया था, वो हट गया था, अब ये मिलान छोड़ दिए। ही वेंट बैक टू फ्लोरेंस। फ्लोरेंस फिर दोबारा चले गए, बैक टू फ्लोरेंस। अब फ्लोरेंस में इन्होंने नया पैटर्न खोजा, और वो पैटर्न वहाँ का जो ड्यूक था, ड्यूक ऑफ रोमैग्ना, सीजर बोर्गिया। आप लोग इसको नाम देखोगे, सीजर बोर्गिया वॉज द ड्यूक ऑफ रोमैग्ना। ये उनके अब पैटर्न बन गए, और उन्होंने इनको एक जॉब दे दिया चीफ आर्किटेक्ट का, कि मेन डिज़ाइनर, सारी बिल्डिंग्स वगैरह जो भी बनेगी हमारे अंडर में वो आप करिएगा, और चीफ इंजीनियर का जॉब दे दिया, डिज़ाइन भी कीजिएगा, बनवाइएगा भी। तो वहाँ पे मेनली ज़्यादातर काम इनका हुआ कि फोर्ट्रेसेस बनवाया, जो बहुत सारे सेंट्रल इटली में, बीच वाले पोर्शन में इटली में बहुत सारे किले बने, छोटे छोटे फोर्ट्स, छोटा किला होता है फोर्ट्रेस, उसको सारी डिज़ाइनिंग जो है लियोनार्डो डा विंची ने की, कंस्ट्रक्शन कराया। अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, दे आर देयर। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक काम और किया है, कुछ पोर्ट्रेट्स पेंटिंग करना शुरू किया, पोर्ट्रेट्स। अब वहाँ पे हमने म्यूरल पढ़ा था। पोर्ट्रेट्स होता है फेस पिक्चर के साथ किसी का बनाते हैं पेंटिंग, दैट इज़ कॉल्ड पोर्ट्रेट। जैसे आपका होता है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, वैसे राजा महाराजा अपना पोर्ट्रेट बनवाते थे, कि किंग्स बनवाते थे कि मेरा फ़ोटो बना दो, मेरे अब्बा का फ़ोटो बना, जिसको हम रूम में लगाएंगे, तो दोज आर कॉल्ड पोर्ट्रेट्स। तो पोर्ट्रेट्स वहाँ पेंट करना शुरू किया। बहुत सारा पोर्ट्रेट्स गायब हो गया, नहीं मिला, लॉस हो गया, लेकिन एक पोर्ट्रेट उनका बच गया, मोनालिसा। ये काम इन्होंने फ्लोरेंस में किया है। तो मोनालिसा का जो पोर्ट्रेट है ये बहुत फेमस है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोर्ट्रेट्स एवर पेंटेड इन हिस्ट्री, बहुत फेमस है। तो अब थोड़ा सा मोनालिसा पे देख लेते हैं कि आखिर मोनालिसा के पेंटिंग में ऐसा क्या है, उसके पोर्ट्रेट में क्या है। ये भी क्वेश्चन आता है, एक लास्ट सपर का आता है, एक मोनालिसा का आता है। तो मोनालिसा इन्होंने एक लेडी प्रिंट को पेंट किया है, वो एक्चुअल में कोई लेडी नहीं थी, ये पेंटेड बाय लियोनार्डो डा विंची, इन्होंने पेंट किया है। जब मिलान से वापस फ्लोरेंस चले गए तब इन्होंने इसको पेंट किया है। और उसके चेहरे पे, वो जो पिक्चर आप देखिएगा, उसके चेहरे पे क्या है, एक तरह की मिस्टीरियस स्माइल है, मिस्ट्री ऑफ लीजेंडरी स्माइल, एक स्माइल है हल्की सी, जो उसके चेहरे पे, उनके चेहरे पे दिख रही है, उस पेंट के चेहरे पे। इसकी ख़ास बात थी कि लियोनार्डो जहाँ भी गया, ही हैड स्पेशल अफेक्शन फॉर दिस क्रिएशन, ये जो पेंट किया था वो, ही ऑलवेज कैरीड दिस पोर्ट्रेट विद हिम, वो हमेशा अपने साथ, ये तीन चीज़ें, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट्रेट्स, ये पोर्ट्रेट है, ये लिखना ज़रूरी है, फेस पेंटिंग है। और बैकग्राउंड जो है, ज़्यादातर पेंटिंग जो बनाते थे, पूछा जाता है कि लियोनार्डो डा विंची का स्पेशलिटी क्या है पेंटिंग का, तो उसके बैकग्राउंड आपको लैंडस्केप बैकग्राउंड दिखता है, लैंडस्केप बैकग्राउंड, मतलब पीछे आप पेंटिंग बनाते हैं तो पहले, जैसे आप पिक्चर लेते हैं तो बैकग्राउंड रहता है ना, आप कहीं अच्छे सीन के आगे खड़े होते हैं तो अपना फ़ोटो लेते हैं, तो लियोनार्डो डा विंची जो भी पेंटिंग बनाते थे उसका बैकग्राउंड कैसा है, लैंडस्केप बैकग्राउंड। तो मोनालिसा में भी एक लैंडस्केप बैकग्राउंड है, और उसमें एक पोर्ट्रेट है, एक फ़ोटो है एक लेडी का। ये लेडी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये लियोनार्डो डा विंची ने अपने हिसाब से बनाया था। अ लेडी पेंटेड बाय लियोनार्डो डा विंची
इट इज़ फेमस, दिस पेंटिंग इज़ फेमस फॉर द लेडीज़ मिस्ट्री ऑफ लीजेंडरी स्माइल। मिस्ट्री मतलब ये जो राज है कि क्यों ये हंस रही है, क्यों ये ऐसे मुस्कुरा रही है, क्यों लियोनार्डो डा विंसी ने ऐसा स्माइल करते हुए दिखाया है, ये एक राज है, इसीलिए ये फेमस है। और लियोनार्डो डा विंसी हैड स्पेशल अफेक्शन फॉर दिस क्रिएशन, फॉर दिस पेंटिंग, ही ऑलवेज कैरीड दिस पेंटिंग विद हिम, इसीलिए बच गई। बाकी जो पोर्ट्रेट्स हैं वो नहीं बचे, वो कहाँ चले गए, बहुत सारे गुम हो गए, पता नहीं चला। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या सिर्फ पेंटिंग बनाए, क्योंकि यूनिवर्सल जीनियस की बात हो रही है, कि और भी क्या क्या काम किया इन्होंने, अदर वर्क्स क्या क्या, अदर वर्क्स जिसमें साइंस का भी वर्क हो जाएगा, अदर वर्क्स और साइंटिफिक वर्क, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आर्ट देखा हमने इनका, अब साइंस, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ही इज़ ए यूनिवर्सल जीनियस, तो अब दूसरा वर्क भी तो दिखना चाहिए। तो दूसरा वर्क क्या क्या किया इन्होंने डिज़ाइन किया मैनी बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स, जो स्टेट बिल्डिंग्स वहाँ पे बनी, इट वाज डिज़ाइंड बाय लियोनार्डो डा विंसी। और क्या क्या डिज़ाइन किया इन्होंने, बहुत सारे चर्चेस को डिज़ाइन किया, चर्च जहाँ पे क्रिश्चियंस प्रे करते हैं उसको बोलते हैं चर्चेज, हम लोग मॉस्क में करते हैं, वो चर्चेज में करते हैं। बहुत सारे न्यू वीपन्स, हथियार इन्होंने डिज़ाइन किया। और क्या डिज़ाइन, ये सिर्फ आर्टिस्ट नहीं कर सकता, ये इसके लिए इंजीनियर भी चाहिए। मैनी, बहुत सारा न्यू इन्वेंशंस को डिज़ाइन किया, डिज़ाइंड मैनी न्यू इन्वेंशंस, डिज़ाइंड मैनी न्यू इन्वेंशंस लॉन्ग बिफोर दे बिकम रियलिटी, मतलब होता है कि बनने से पहले ही, अभी बनी भी नहीं थी वो चीज़ें, उसका डिज़ाइन पहले से तैयार कर दिया था, बाद में लोगों ने उसको बनाया। तो कौन कौन सी ऐसी डिज़ाइन बनाई थी, हेलीकॉप्टर की भी डिज़ाइन इन्होंने बहुत पहले बना दी थी, बाद में हेलीकॉप्टर बना। कैलकुलेटर की डिज़ाइन इन्होंने बहुत पहले बना दी थी, बाद में कैलकुलेटर एक्चुअल में बना, जब लोगों के पास साइंटिफिक सोर्सेज आए तो बना। उसके बाद इन्होंने टैंक जो होता है लड़ाई के लिए, वो भी पहले ही डिज़ाइन कर दिया था इन्होंने। फिर सोलर पावर का यूज़ कैसे करना है वो भी इन्होंने पहले से बना दिया था। तो दीज थिंग्स वर डिज़ाइंड बाय लियोनार्डो डा विंसी लॉन्ग बिफोर दे वर इन्वेंटेड, जब तक ये बने नहीं थे उससे पहले इन्होंने डिज़ाइन कर दिया था। तो ये कोई आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। फिर ही इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ इन्होंने इन्वेंट किया, न्यू इक्विपमेंट्स, बहुत सारा नई चीज़ें, मशीन्स, और इन्होंने इन्वेंट किया, बनाया। जैसे इनका अंडर वाटर डाइविंग सूट जो है, अंडर वाटर डाइविंग सूट, जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, तो हम लोग कैसे पानी के अंदर जाएं ताकि हम सांस भी ले पाएँ, तो उसका जो सूट है, कैसा कपड़ा पहने वो इन्होंने इन्वेंट किया था, बनाया भी था, डिज़ाइन भी किया था, बनाया भी था। ये तो अलग से उनका काम है। इसमें आप देखिए साइंटिफिक वर्क्स है। तो छठे नंबर पे देखता हूँ, 5 ये आप लिखने आता है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिटेल में लिखना होता है। छठे नंबर पे क्या है साइंटिफिक वर्क्स में, इनके किताब में, इनके कॉपी में, डायरी में आपको स्केचेस मिलता है मैनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का इन्होंने अलग अलग स्टेप का स्केचेस बना के रखा है, ड्राइंग बना के रखा अपनी डायरी में, बहुत डिटेल ड्राइंग है। तो ये भी साइंटिफिक वर्क है इनका। उसके बाद डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब अब तो आपको मिल जाता है बोन का डिज़ाइन, बोन का ड्राइंग, मसल्स का ड्राइंग, नस कैसे जा रही है, वेन्स कैसे जा रहा है, ब्रेन में क्या, इन्होंने सबका डिटेल ड्राइंग बना के रखा था। ये फ़ोटो नहीं था, ड्राइंग था, अपने हाथ से बना के रखा था। आपके पिक्चर में बुक में पिक्चर्स भी दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा कि ये ड्राइंग्स इन्होंने बनाया, बहुत डिटेल ड्राइंग है। ये कोई डॉक्टर ही कर सकता है इस तरह का, तो साइंस में ये वर्क आएगा, डिटेल ड्राइंग्स। अब किस किस की उसमें ड्राइंग है ह्यूमन बॉडी में, स्केलेटन्स का है, मसल सिस्टम का है, उसके बाद आपको ऑर्गन सिस्टम जितने हैं उस सब का बना के इन्होंने रख दिया था। उसके बाद इनका क्या है, और बहुत सारा मेडिसिन डिस्कवर किया इन्होंने, डिस्कवर्ड मेडिसिन्स, बहुत सारी मेडिसिन्स डिस्कवर किया, साइंटिफिक वर्क है। डिस्कवर वर्क इनका है साइंटिफिक वर्क, मेटेओरोलॉजी, ये होता है वेदर साइंस, मतलब मौसम के बारे में जानकारी, अभी मौसम क्या ख़राब होगा, कब बारिश होगी, कब ठंड पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं मेटेओरोलॉजी। इस पे भी इनका वर्क है। उसके बाद इनका वर्क है, बहुत सारा साइंटिफिक थ्योरीज दिया इन्होंने, मतलब नए नए ऑब्जर्वेशंस इन्होंने बताए जो बाद में रियलिटी बने, लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया, साइंटिस्ट ने। तो साइंस में भी बहुत सारा वर्क है।
अदर वर्क बहुत ज़्यादा है, आर्ट्स में एक से एक वर्क है जो मास्टर पीसेज है, इसीलिए इनको यूनिवर्सल जीनियस कहा जाता है। अब इतना ये जो इनका आर्ट है, इनका साइंस है, इसमें क्या चीज़ कॉमन दिखती है, कैसे ये इतना कुछ कर पाते थे, कैसे ये नई चीज़ें खोज पाते थे, तो इनके अंदर एक क्वालिटी थी ऑब्जर्वेशन की, बहुत ज़बरदस्त। ये किसी केयरफुल ऑब्जर्वेशन, जहाँ भी जाते थे ध्यान से चीज़ों को देखते थे, हवा क्यों चलती है उसके बारे में सोचना, चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे हिल रहा है, लीव्स कैसे बना हुआ है, और माइन्यूट डिटेल में चीज़ों को स्टडी करते थे। कोई चीज़ को ऐसी देख कर नहीं निकल गए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं किताब, ऐसा पढ़ते हैं कि बस निकल गए, आज क्या वर्ड्स है, क्या मीनिंग है, क्या उसमें कहा गया है, कुछ नहीं पता, बस ऐसे ही काम कर दिए। कहीं मिलने गए, कहीं किसी ने भेजा कि फलां जगह देख के आओ, वो भी ऐसी सरसरी तौर पे देख लिए, केयरफुली नहीं देखे। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा ना होगा, नहीं होगा, तो ना तो हम अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, ना अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ही केयरफुली ऑब्जर्व द नेचर, का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि नेचर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते थे। नेचर एक आर्टिस्ट है, खुदा तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, कितने अच्छे से, कितने खूबसूरती से, सिमेट्री से चीज़ों को बनाया है उन्होंने। आप देखिए एक एक चीज़ परफेक्ट आपको दिखेगी, लीव्स देख लीजिए, फ्लावर्स देख लीजिए, कलर्स देख लीजिए कितने हैं दुनिया में, बर्ड्स को देख लीजिए, एनिमल्स को देख लीजिए, आप अपने बॉडी को देख लीजिए, ये नाक कहाँ पे लगाना चाहिए, आँख कहाँ लगाना चाहिए। तो ही इज़ ए साइंटिस्ट, ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ ए क्रिएटर। तो देखते हैं कि नेचर से बेस्ट क्रिएशंस कहीं नहीं है, तो उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। देखो, ऑब्जर्व करो, देखो, मुशाहदा करो, वहाँ से वो सीखते थे, उसका फ़ायदा वो पेंटिंग में भी उठाते थे, और उसी जो लर्न किया है नेचर से, उसके बेस पे वो साइंटिफिक थ्योरीज भी देते थे, साइंस में भी काम करते थे। ये पूछा जाएगा कि किस चीज़ पे बेस था इनके आर्ट और साइंस का, तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, बहुत ध्यान से नेचर को स्टडी करते थे, आसपास की चीज़ों को देखते थे, एनिमल्स को देखते थे, प्लांट्स को देखते थे, साउंड्स को सुनते थे, हवा को महसूस करते थे, हीट को फील करते थे, उसका फिर रिएक्शन देखते थे क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखते थे, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये इतना सक्सेसफुल हुए। तो अगर आप भी ऑब्जर्वेशन की आदत डालें तो यू कैन ऑल्सो बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट। इनका लास्ट डेज कहाँ है, तो इनको 1519 में ही डाइड, और इनका चैट्यू डी क्लॉक्स पे इनका बॉडी रखा, वहाँ पे इनका कब्र है, और ये इंतकाल हुआ 1519 में इस ग्रेट पर्सनालिटी का। और एक ख़ास बात, उनका जो वर्क्स मिला है वो मिरर इमेज में मिला है। इनका वर्क्स जो मिला है, उनकी जो डायरी मिली है, उसमें जो लिखा हुआ है इंग्लिश या जो भी, वो मिरर इमेज में। मिरर इमेज में कैसे लिखा हुआ है कि जैसे अब ये नाम है लियोनार्डो डा विंसी का, तो ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा पूरी डायरी ऐसी लिखी हुई है, उल्टी लिखी हुई है। अब आपको मिरर रखिएगा तभी आपको सीधा दिखेगा वो। तो ये इनकी डायरी की खास बात है। तो ये सारी चीज़ें इनकी डायरी में है, इनके नोटबुक्स में है, नोट्स में है, बट ऑल दोज थिंग्स आर रिटन इन मिरर इमेजेस। तो ये लियोनार्डो डा विंसी के बारे में शॉर्ट में है। उसके बाद मैं आपको रीडिंग वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आप इनके बारे में। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इनका पैटर्न कौन बना, पैटर्न को क्या लेटर लिखा फर्स्ट टाइम, उसके बाद पेंटिंग्स कौन कौन से हैं, तो वर्जिन ऑफ द रॉक्स, मैडोना ऑन द रॉक्स, लास्ट सपर। लास्ट सपर के बारे में नोट्स लिखने आता है, पूरा डिटेल में लिखिए, क्या साइज़ है, कहाँ बना हुआ है, म्यूरल है, पोर्ट्रेट है, क्या कहानी है उसमें। फिर ग्रैंड कैवेलो के बारे में लिखने आता है, फिर मोनालिसा के बारे में लिखने आता है, फिर लिखने आता है अदर वर्क्स उनका क्या है। उसके बाद उनका लिखने आता है कि कहाँ कहाँ काम किया, सीजर बोर्गिया के यहाँ जो काम किया मिलान, फ्लोरेंस में, वो क्या क्या काम किया, मिलान में क्या क्या काम किया, एंड्रिया डेल वेरोक्यू को कब ज्वाइन किया। फिर उसके बाद आता है कि साइंस में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, साइंस में कैसे कैसे स्केचेस बनाए, क्या क्या चीज़ को उन्होंने डिज़ाइन कर दिया लॉन्ग बिफोर देयर इन्वेंशन, और कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने खुद से इन्वेंट की। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स, आप एक दो बार वीडियो देख लीजिए, आई विल शेयर विद यू द रीडिंग वीडियो, आप उसको रीड कर लिएगा, देन आई विल शेयर विद यू द क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस, देन राइट द आंसर्स बाय योरसेल्फ, अपने से ट्राई कीजिए, अदरवाइज आप कभी नहीं सीखिएगा। आप गलत सही जैसे होता है, यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। आप उसको ट्राई कीजिए, यू विल लर्न, देन वी विल मूव ऑन टू चैप्टर 11। ओके।